हेलो गाइस, नए चैप्टर के साथ आपके पास आ गए हैं फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि यू विल लर्न, क्या क्या हम इसमें टर्म जो है वो सीखेंगे। तो पहला है इन्वेस्टिंग, सेकंड है रोल ऑफ रिसर्च इन द इन्वेस्टिंग अकेडमी, थर्ड है टेक्निकल एनालिसिस हम पढ़ेंगे, फोर्थ है टेक्निकल एनालिसिस मीन्स लाइक चार्ट पैटर्न जो है, इंडिकेटर्स एंड ये सब जो है वो टेक्निकल में आता है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस, नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड उससे नेक्स्ट आता है बिहेवियरल फाइनेंस अप्रोच। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए, Investing in market means a long-term holding of an asset to make a good return। तो देखिए, एक अच्छी रिटर्न बनाने के लिए, यानी कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग जो होती है इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना किसी भी एसेट की जो कि एक अच्छी रिटर्न बना सके। द वैल्यूएबल थिंग विच यू ओन एंड जनरेट्स कैश, मनी एंड वेल्थ। इन्वेस्टिंग इज लाइक, इन्वेस्टिंग का मतलब है कि पैसे से पैसा बनता है, देखिए आप, ठीक है। तो बट नॉट ऑलवेज बिकॉज इट कंटेंट, लेकिन देखो हर बार ऐसा भी नहीं होता कि हम पैसा लगाए जाएं और जो है हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होता रहे, क्योंकि हर चीज में जो है रिस्क भी होता है, जितना रिटर्न होते हैं उतने रिस्क भी होते हैं। तो देखिए, यू विल लॉस योर एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट। तो हो सकता है कि आप अपना पूरा पैसा खो दे, हो सकता है कि आप कुछ पैसा खो दे और कुछ आपको मिल जाए, कुछ रह जाए। थर्ड होता है कि हो सकता है कि आपको ब्रेक इवन तक का मिल जाए, ठीक है, अमाउंट। नेक्स्ट होता है यू विल गेट सम प्रॉफिट, आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाए या फिर आपको हो सकता है बहुत सारा भी प्रॉफिट मिल जाए इन्वेस्टिंग से। तो देखिए, ये कुछ सिनेरियोज हैं इन्वेस्टिंग के। नेक्स्ट आता है देयरफॉर स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग योर स्टॉक्स इन इन्वेस्टिंग टू एंश्योर सेफ्टी इज मस्ट। तो देखिए, कोई भी जो है इन्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसके बारे में पूरी स्टडी होनी चाहिए, पूरी एनालिसिस होनी चाहिए स्टॉक के बारे में, एनालिसिस योर स्टॉक के बारे में इन जो है सेफ्टी के पर्पज से अगर हम देखें तो इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। देखिए, इन्वेस्टिंग जो होती है वो अलग होती है, ट्रेडिंग जो है ये जो है इन दोनों से अलग होती है। इन्वेस्टिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इट मीन्स लाइक 5 years 6 years 2 months 3 months 2 years 3 years ये सब। देखिए, लेकिन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज क्या होती है, लाइक इट मीन्स लाइक कोई स्टॉक है वो एकदम से तेज हो गया, मतलब बहुत तेज भग रहा है, बहुत भगे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई न्यूज है, यानी कि इट मीन्स लाइक न्यूज बेसिस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, देयर इज नो न्यूज इन द मार्केट फॉर द एबीसी स्टॉक, स्टिल एबीसी स्टॉक लगातार बढ़ रहा है एंड दिस इज बिकॉज सम ट्रेडर्स। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि कुछ जो होते हैं उन्हीं लेवल्स पर, डिफरेंट लेवल्स पर कुछ जो होते हैं वो बाय कर रहे होंगे, कुछ जो होंगे वो सेल कर रहे होंगे। सम ट्रेडर वांट्स टू सेल द स्टॉक एट डिफरेंट लेवल्स, कुछ जो है वो डिफरेंट लेवल पर उसको सेल कर रहे होंगे। हैंस अ ट्रेडर अर्न प्रॉफिट बाय दिस स्प्रेड ऑफ प्राइसेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। Also it doesn't affect the value of that stock। तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो ट्रेडर्स जो होते हैं इसी बेसिस पे क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग फोकस ऑन द एसेट वैल्यू टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड। जो इन्वेस्टिंग होती है वो जो है फोकस करती है, एसेट वैल्यू जो होती है उसका बढ़ना जो है वो दो चीजों पे, कैसे वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो इंक्रीज होती है, दो वेज से होती है कि बाय जनरेटिंग हाई कैश फ्लो विदाउट इंक्रीजिंग इन रिस्क। नेक्स्ट आता है रिस्क डिक्रीज विदाउट एनी डिक्रीज इन कैश फ्लो लाइक बैड मैनेजमेंट, हैवी डेब्ट, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, ये सब कैश फ्लो का जो है उसके अंदर आता है। एंड अदर वे अगर हम देखें तो ये कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो होती है एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है एंड यू हैव टू एनालाइज द कंपनी प्रॉपरली इन विच यू विश टू इन्वेस्ट। और आप जो है उस कंपनी में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो। फर्स्ट जो है वो आएगा कि बोर्ड एसेट क्लास एंड सेकंड जो होती है वो आती है इंडिविजुअल स्टॉक्स।
तो देखिए इसमें आता है फर्स्ट एक्टिव इन्वेस्टिंग। व्हाट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग? इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक। तो ये जो होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स जो है उसको देखती है विद कांस्टेंट इवैल्यूएशन ट्रैकिंग ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि आपको जो है ट्रैकिंग करनी पड़ती है अपने पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं स्टॉक्स को, कौन से वाले को? जिनकी मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है फेयर वैल्यू से, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको सेल कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टर्स बाय करते हैं किसी स्टॉक को वेयर द स्टॉक आर अंडर वैल्यू, जब स्टॉक जो होता है वो अंडर वैल्यू होता है। मार्केट जब फेयर प्राइस जो होती है वो ज्यादा होती है मार्केट प्राइस से। अगर फेयर प्राइस की अगर हम बात करें, अगर फेयर प्राइस जो होती है वो रियल वर्थ के बिल्कुल बराबर होती है, तो एक्चुअल में स्टॉक की कीमत कितनी है? कि मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है बिल्कुल मार्केट जो रियल वर्थ के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। फेयर प्राइस जो होती है उसकी। मार्केट प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये किससे जो है पता लगती है? डिमांड एंड सप्लाई से। इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ये जो होती है वह एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। एंड इट इज द प्राइस एट विच पीपल आर विलिंग टू बाय एंड सेल द स्टॉक। मतलब ये वो प्राइस होती है, इट इज द प्राइस एट विच, जिसपे की पीपल जो होती हैं वो विलिंग यानी कि इच्छा होती है उनकी बाय और सेल करने की किसी भी स्टॉक को, तो वही क्या बन जाती है? मार्केट प्राइस। और ये किससे डिसाइड होती है? डिमांड एंड सप्लाई से। एक्टिव इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग देखिए बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा प्रयास लगाने पड़ते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पैसिव इन्वेस्टिंग। अब देखिए पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है? तो देखिए इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं वो जो है इंडेक्स में करते हैं। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज ए इंडेक्स स्ट्रेटेजी। ये जो होती है क्या होती है? इंडेक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द रिटर्न ऑफ द एसेट क्लास, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना एसेट क्लास में। देयर एनालिसिस, उनकी जो एनालिसिस होती है लिमिटेड टू बॉर्डर एसेट क्लास। उनकी एनालिसिस जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब बॉर्डर एसेट क्लास वालों की जो एनालिसिस होती है वो लिमिटेड है। लेकिन उसमें एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमको क्या करना पड़ा था? बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग लेस एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोल ऑफ रिसर्च इन इन्वेस्टिंग एकेडमी। तो देखिए क्या क्या रोल होते हैं। तो द फंडामेंटल रिसर्च कंसिस्ट टू पार्ट्स, एक होती है रिसर्च, एक होती है एनालिसिस। तो देखिए इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सारी रिसर्च जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? रिसर्च। और एनालिसिस, अब उस जो हमको जो भी रिसर्च मिली है, जो भी हमको डाटा प्रोवाइड हुआ है उसको एनालिसिस करना एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट आता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। तो देखिए व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। देखिए कंपनी जो होती है वो हर साल अपना जो है अपनी रिपोर्ट बनाती है, कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है, और उसको दिखाती है। तो उसको क्या होता है? वो क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट। ट्रेजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, बट एनुअल रिपोर्ट्स जो होती है वो इंफॉर्मेशन मस्ट बी केयरफुली चेक्ड। तो देखिए जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो जो है केयरफुली जो है चेक की जाती है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। बिकॉज AR इज पब्लिश, जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो साल में एक बार आउटडेटेड होती है, यानी कि एक बार निकलती है। ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी इज नॉट कवर्ड इन द डेप्थ इन AR। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी के बारे में इज नॉट कवर्ड, वो भी कवर्ड नहीं होती है इन द डेप्थ में। ठीक है, डेप्थ में कवर नहीं होती है। फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी रिसर्च को देने में। ठीक है, बट इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपटीटर गेनिंग रिपोर्ट फ्रॉम अदर फर्म्स। ठीक है, कि मतलब किसी भी इकोनॉमी इंडस्ट्री या कंप्यूटर या फिर जो भी इसकी कंपटीटर्स है गेनिंग, जिनसे भी उनको रिपोर्ट्स मिलती है, जिन फर्म्स से भी दूसरी फर्म्स जो है उनसे उनको रिपोर्ट मिलती है, उन सबके बेसिस पे ये सब बहुत सारी रिसर्च करने के लिए इसको बहुत सारे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दे ऑल्सो विजिट कंपनीज ऑफिस, कम्युनिकेट। वो इसके लिए क्या क्या करते हैं? वो इसके लिए देखिए कंपनी के ऑफिस में विजिट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, डीलर्स से, सप्लायर्स, टू गिव मोर एक्यूरेट डाटा देने के लिए। एंड नॉट, देखिए इसमें एक छोटा सा है कि जो रिसर्च एनालिस्ट है शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन इनसाइडर ट्रेडिंग, वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होते चाहिए।
नेक्स्ट आता है प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी के बारे में विच कैन पोटेंशियली फ्लक्चुएट द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। वो क्या होता है, जैसे कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज आ जाती है, कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स की जो प्राइस है उसको फ्लक्चुएट करते हैं। रिसर्च एनालिस्ट शुड अवॉइड लीकिंग दिस टाइप्स ऑफ जर्नल पब्लिक। तो इस तरह की जो अगर कुछ चीजें हैं तो उनको रिसर्च एनालिस्ट को जो है पब्लिक करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द मोज़ेक एनालिसिस? तो मोज़ेक एनालिसिस क्या होता है, व्हेन एनालिस्ट कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। जब एनालिस्ट जो होते हैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज नेगलिजिबल, बट इफ यू कंबाइन देम ऑल, अगर हम सबको जो है कंबाइन कर देते हैं, इट कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो ये जो है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। मोज़ेक एनालिसिस इज एक्सेप्टेड। मोज़ेक एनालिसिस जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है। ठीक है। CEO टॉकिंग अबाउट सम अनपब्लिश्ड न्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड साइडर ट्रेडिंग लीकिंग ऑफ द अनपब्लिश्ड डाटा। तो ये बात गलत हो गई है। बट अगर एम्प्लॉय जो होते हैं हैवी वर्कलोड के बारे में बात कर रहे हैं इन द ऑफिस में, तो नॉट अ इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा। तो ये कोई इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा नहीं है। ठीक है। तो एनालिस्ट मस्ट बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश। तो इन जो एनालिस्ट होते हैं उनको इस चीज के लिए केयरफुल होना चाहिए कि जो है बिटवीन द मोज़ेक इंफॉर्मेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग जो इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये जो है वो इस एजम्पशन पे जो है बेस होती है कि प्राइस जो है वो हर चीज को डिस्काउंट करता है। कोई भी चीज है प्राइस सेक्शन पे हमको वो स्टॉक जो है अगर कोई नीचे जाने वाला है तो प्राइस सेक्शन हमको वो चीज दिखाएगा। तो हर चीज जो है प्राइस जो है डिस्काउंट करता है एवरीथिंग, हर चीज प्राइस के अकॉर्डिंग पता लग जाती है हमको। ऑल द इंफॉर्मेशन दैट अफेक्ट द शेयर लाइक कंपनी फंडामेंटल्स एक्सेट्रा आर रिफ्लेक्टेड इन द, वो स्टॉक की प्राइस में अपने आप ही दिखने लगते हैं। टेक्निकल चार्ट्स जो होते हैं, चार्टिस्ट जो होते हैं यूज करते हैं प्राइस ट्रेंड का टू फोरकास्ट करने में द डायरेक्शन जो है उसको एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉक प्राइस मूवमेंट, जो भी स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट है उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है। और उसके डायरेक्शन जो भी है उसके पता लगाते हैं चार्ट्स के प्राइस के जरिए। दे स्टडी हिस्टोरिकल मार्केट डाटा। वो हिस्टोरिकल मार्केट डाटा जो है उसको स्टडी करते हैं। 3 इसमें इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ द पास्ट प्राइजेस, कि हिस्ट्री जो है अपने आप को दोहराती है। कोई भी प्राइस पैटर्न है हम देखते हैं कि ये चीज यहाँ पर चल रही है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पर इसका जो है एक रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो हम इसके जरिए यही बताना चाहते हैं कि पास्ट में जो है ये चीजें हो चुकी हैं, तो उसी के बेसिस पे हमको ये पता लग जाता है कि हिस्ट्री जो है अपने आप को वापस से दोहराएगी। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग देखी जाती है। हायर द वॉल्यूम हायर द चांस ऑफ प्राइस मूवमेंट। जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना ही चांस होते हैं प्राइस मूवमेंट के। टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस प्राइस। टाइम फैक्टर भी जो है वो इस चीज में इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आता है 3 एलिमेंट्स होते हैं प्राइस चार्ट्स में। पहला आता है सपोर्ट, सेकंड आता है रेजिस्टेंस एंड थर्ड आता है प्राइस ट्रेंड। तो देखिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे कि मार्केट चल रही है और यहाँ पर जो है इसके जो है रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बार बार इन्हीं लेवल से घूम रही है। आप देखेंगे सपोर्ट की बात करें तो मार्केट गिरती है और यहाँ से सपोर्ट लेती है फिर चलती है, फिर मार्केट यहाँ से गिरती है फिर यहाँ से चलती है। तो इस तरह से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम होते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड स्टडी ऑफ ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पास्ट प्राइस। इन सब पे वो काम करती है। ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, पास्ट प्राइस मूवमेंट्स होने चाहिए, ये सब। टेक्निकल एनालिसिस कन्वर्ट करती है प्राइस एंड वॉल्यूम इनटू चार्ट्स। मतलब वो जो है प्राइस एंड वॉल्यूम को चार्ट्स में दिखाती है। लाइक लाइन चार्ट्स हैं ये सब, एंड बार चार्ट्स हैं, कैंडल चार्ट्स हैं। तो कैंडल पे जो है वो कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो है चार्ट्स बन रहे हैं। चार्ट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइस ट्रेंड, रिवर्सल एंड बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट को बताते हैं चार्ट जो होते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं वो हैवीली रिलाई करते हैं ऑन द टेक्निकल सिग्नल्स पर।
जो भी टेक्निकल सिग्नल्स होते हैं उन पर, बिकॉज फंडामेंटल जो रेयरली चेंजेस प्राइस मूवमेंट इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम देखो शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो टेक्निकल सिग्नल्स ही देखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल जो होते हैं रेयरली ऐसा होता है कि हमको जो है वो शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट में कुछ भी चेंजेस कर पाए। तो नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कभी हम कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग लेने की सोचते हैं तो हम उस कंपनी के जो है फंडामेंटल्स देखते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आता है, इट इज फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं। इन दिस द प्राइस जो होता है वो प्ले करता है एंड इम्पोर्टेंट रोल, जो एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एज डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द अंडरवैल्यूड एंड ओवरवैल्यूड स्टॉक। जैसा कि आपको पहले बताया था अंडरवैल्यू और ओवरवैल्यू स्टॉक्स का, उनमें डिस्कस करा था हमने ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉफिट्स इन द इन्वेस्टिंग नॉट ओनली कम्स फ्रॉम गुड इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्राइजेस, एट द राइट प्राइस। प्रॉफिट जो होता है वो किसी भी इन्वेस्टिंग में नॉट ओनली कम्स, केवल इसलिए नहीं आता है कि वो गुड इन्वेस्टमेंट है, बट ऑल्सो मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्राइस। और हमको इसलिए भी आता है बल्कि कि हमको जो है इन्वेस्टिंग एक राइट प्राइस पे करनी चाहिए। This things also contradicts the efficient market hypothesis। इसमें जो होता है efficient market hypothesis को हम देखेंगे अगर, तो इसमें आता है it states that the share price reflect certain all information and excess return to beat the market are near to impossible। ये market hypothesis कहती है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या इंक्लूड करती है। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड इम्पैक्ट द इंडस्ट्री की, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे जो है इम्पैक्ट करती है इंडस्ट्री को। सेकंड आता है हाउ इज द कंपटीशन, कैसा कंपटीशन है इंडस्ट्री का। कंपैरिजन करते हैं हम ऑफ योर कंपनी विद पेयर्स, जो है हमारे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कैसा अच्छे हैं कि बुरे हैं वो। एंड व्हाट इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है कंपनी की। एंड हाउ इट इम्पैक्ट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट। हाउ स्ट्रॉन्ग इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इज इट स्ट्रांगली इनफ टू विदस्टैंड एनी क्राइसिस। What are the capabilities of the management, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज क्या है। Are they executing right strategy for growth while avoiding any risk, whether the right governance is present or not the act in the best interest of the shareholders। तो ये सारी चीज जो है हमने देखी कि हम किसके अंदर देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑल द क्वेश्चंस कैन बी पुट इन 3 टॉपिक्स। जो सारे जो क्वेश्चंस है 3 टॉपिक के अंदर कवर होते हैं। उसमें पहला आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, सेकंड आता है इंडस्ट्री एनालिसिस एंड थर्ड आता है कंपनी एनालिसिस। इनको हम जो है आने वाले चैप्टर्स में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आपको एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देके जा रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। क्वांटिटेटिव रिसर्च, देखिए क्वांटिटेटिव के बारे में हमने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर 2 चीज आती है, एक क्वांटिटेटिव एक आती है क्वालिटेटिव। तो देखिए सम एनालिस्ट यूज क्वांटिटेटिव अप्रोच, कुछ जो एनालिस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होती है उसको यूज करते हैं ओनली फॉर द इक्विटी एनालिसिस यूजिंग द इकोनोमेट्रिक एनालिसिस। इकोनोमेट्रिक एनालिसिस को यूज करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जो होते हैं लुक फॉर द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन मैट्रिक्स ऑफ द कंपनी। ये जो होते हैं फाइनेंशियल और ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखते हैं कंपनी की, लाइक सेल्स होती है, रेवेन्यू होती है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये सब वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है these metrics can either be used independently। ये मैट्रिक्स होते हैं ये जो है इंडिपेंडेंटली भी यूज किए जा सकते हैं और टुगेदर विद अदर मैट्रिक्स, और दूसरे मैट्रिक्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और इंडिपेंडेंटली भी किए जा सकते हैं। टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा हेल्प टू डिटरमाइन फ्यूचर अर्निंग्स। लाइक अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो एनालाइज डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर हम देखते हैं एनालाइज करते हैं। एंड रिग्रेशन ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा की टेक्निक दैट रिलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब जो है इंडिपेंडेंट भी यूज किए जा सकते हैं और
मोर वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनके द्वारा भी, उनसे भी रिलेट कर सकते हैं ये। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट यूज कॉम्प्लेक्स इकोनोमेट्रिक अप्रोच टू रिफाइन देयर रिजल्ट्स, बट प्योर इकोनोमेट्रिक अप्रोच इज नॉट डील इन द फंडामेंटल एनालिसिस एज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन accounting standards and business model make data less useful in the current market. Therefore, quantitative research is not often used for the fundamentals. नेक्स्ट एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है बिहेवियरल अप्रोच टू द इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, वैसे हम इस चैप्टर को डीपली जो पढ़ेंगे वो 11 पे पढ़ेंगे, 11 चैप्टर में, बट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देके जा रहे हैं कि बिहेवियरल बायस जो होता है सच एज हर्ड मेंटेलिटी, फियर, ग्रीड्स, ओवर कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, ये सब जो होता है मार्केट में प्रॉफिट बनाने से, इन्वेस्टर्स को जो है प्रॉफिट बनाने से रोक देते हैं। डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय द बिहेवियरल बायस ऑफन लीड्स टू बैड रॉन्ग चॉइस। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा चैप्टर था हमारा, बट अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो थैंक यू गाइस, चैप्टर जो है ये वाला 4th चैप्टर जो है खत्म हो चुका है और इसकी क्वेश्चन बैंक आपके साथ करते हैं। थैंक यू गाइस।